महाराष्ट्र में सियासी बिसात बिछ चुकी है। 21 अक्टूबर को असेंबली इंतखाबात होने हैं, लेकिन रियासत की सियासत के दो बड़े धड़ों बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी के बीच सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। आज और कल पर बात टल रही है। शिवसेना ने बराबरी की हिस्सेदारी का दावा किया है। बीजेपी ने शिवसेना के दावों पर कुछ साफ साफ नहीं कहा। उधर कांग्रेस और एनसीपी के बीच भी सीट शेयरिंग का मामला तातुल का शिकार है। जरा के मुताबिक 125 सीटों पर मुफाहमत की बात कही जा रही है, लेकिन बाकायदा कोई हतमी अदद नहीं दिया गया। उधर वंचित अघाड़ी ने 22 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। वैसे आज नवी मुंबई में एक इजलास भी होने वाला है और बताया जा रहा है कि यहां वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे का स्टेज साझा करेंगे। उद्धव ठाकरे के साथ इम्कान है कि यहां सीट शेयरिंग के ताल्लुक से कोई बात दोनों के बीच हो सकती है। दोनों जमातें सीट शेयरिंग के मसले को जल्द हल करना चाहेंगी ताकि वोटरों के बीच जल्द से जल्द वो अपना मुद्दा ले जा सकें। उधर कांग्रेस और एनसीपी के लिए राहें आसान नहीं हैं। एनसीपी बिखराव का शिकार है और कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने में जुटी है। इत्तेहाद तकरीबन हाशिए पर है और सीट शेयरिंग में हो रही ताखीर से इसके लिए मुश्किलें भी हो सकती हैं। तो लगातार आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं। दो धड़ों की बात अगर करें बीजेपी शिवसेना की, तो वहां पर भी कुछ बात बनता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। साफ साफ पार्टियों की तरफ से अभी तक नहीं कहा गया है। शिवसेना अपना फॉर्मूला पहले से ही बता चुकी है कि किस फॉर्मूले के तहत वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद करना चाहती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से शिवसेना के उस फॉर्मूले पर कुछ रिएक्शन नहीं दिया गया। संजय राउत और इसके अलावा कई और बड़े लीडर की तरफ से कहा गया कि 50-50 फॉर्मूला चाहती है शिवसेना, लेकिन बीजेपी इस पर क्या कुछ कहती है ये देखने वाली बात होगी। क्या बीजेपी शिवसेना के साथ 50-50 फॉर्मूले पर रजामंद होती है या नहीं, और एनसीपी और कांग्रेस की क्या कुछ इक्वेशन बनने वाले हैं, इस पर भी नजर हमारे साथ बनी रहेगी। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। अमित राय, पहले उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि मीटिंग्स पर मीटिंग्स लगातार महाराष्ट्र में जारी हैं और तमाम मीटिंग्स पर नजर रख रहे हैं। करीबी निगाह उनकी बनी हुई है। अमित, हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में मीटिंग्स जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन अगर बात 2-4 बड़ी सियासी पार्टियों की करें तो बीजेपी शिवसेना की तरफ से भी अभी कुछ साफ नहीं किया गया। वहीं एनसीपी कांग्रेस का भी यही हाल है। देखिए, निश्चित तौर पे तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस एनसीपी की अगर बात करें तो गठबंधन का ऐलान तो कर दिया है कि 125 सीटों पे दोनों ही पार्टियां लड़ेंगी और बची हुई जो 38 सीटें हैं वो अपने मित्र पक्षों को देंगे। लेकिन वो सीटें कौन सी होंगी, सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी तक फाइनल जो है कुछ भी नहीं हो पाया है। मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले जो है एनसीपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन एक बैठक हुई और इस बैठक में एनसीपी, कांग्रेस और उसके अलावा जो दूसरे उनके मित्र पक्ष है, जो सहयोगी पार्टियां हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सभी लोग मिलकर एक एजेंडा जो है महाराष्ट्र की जनता को बताएं और उसी एजेंडे पे लोग जो है काम करें। तो उन्होंने ये तय किया कि जब घोषणा पत्र जारी होगा तो कांग्रेस, एनसीपी और दूसरे जो सहयोगी पक्ष है सबका मिला के एक घोषणा पत्र होगा, ताकि जनता को लगे कि हम किस एजेंडे पे हमारी पार्टी काम कर रही है। तो निश्चित तौर पे अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर इन दोनों पार्टियों में माथापच्ची शुरू है। वहीं अगर शिवसेना और बीजेपी की बात करें तो 2014 में भी यही हवा थी, हमने देखा था कि दोनों ही साथ लड़ेंगे, ऐसा गुणगान जो है लगातार गाया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे जो है इलेक्शन नजदीक आया, डेट नजदीक आई, सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची हुई और उसके बाद गठबंधन टूट गया। 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया और दोनों ही पार्टियों ने जो अलग अलग चुनाव लड़ा, जिसमें बीजेपी को 122 सीटें मिली, शिवसेना को 63 सीटें मिली। अभी भी जो है बीजेपी शिवसेना के बीच युति होगी, ये हर नेता कह रहा है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार माथापच्ची चल रही है। शिवसेना ये चाहती है कि 50-50 का फॉर्मूला हो, लेकिन बीजेपी के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो 120 से ज्यादा सीट जो शिवसेना को नहीं देना चाहते हैं, वहीं बीजेपी जो है लगभग 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। वहीं अब इन दोनों पार्टियों से हटकर अगर बात करें हम एमआईएम की, तो एमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी का गठबंधन होते होते रह गया। कहीं न कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर जो है उन दोनों में भी तनातनी हुई और गठबंधन टूट गया। हालांकि प्रकाश अंबेडकर अभी भी कह रहे हैं कि अगर बातचीत शुरू करेगी एमआईएम तो शायद कुछ निर्णय हो सकता है सकारात्मक। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर ये थी कि एमआईएम ने भी 22 लोगों की अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। वहीं अगर माफ कीजिएगा, एमआईएम ने अभी तक जो है 8 उम्मीदवारों की लिस्ट
जारी की और वही वंचित बहुजन अघाड़ी ने 22 उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी। हमारे सहयोगी वसीम हमारे साथ मौजूद है। वसीम, जिस तरह से पूरा राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र में चल रहा है उसे आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर हर तरफ तनातनी है और डेट जो है चुनाव की वो नजदीक आ रही है। देखिए, जिस तरह से उम्मीदवार हैं काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिटिंग जो एमएलए हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे पार्टी में एक इस तरह की खास करके हवा चल रही है बीजेपी में कि जो सिटिंग आमदार हैं, विधायक हैं, उन्हें टिकट मिलना काफी मुश्किल है। अब किसकी टिकट कंफर्म है, इसे लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। तो लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द गठबंधन हो। जी, आपके पास वसीम लौटेंगे और क्या कुछ इक्वेशन बनता हुआ महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, इस हवाले से भी सवाल करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र वर्मा, जो कि कौमी तर्जुमान है एनसीपी, से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। नरेंद्र वर्मा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि एनसीपी का क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ चाह रही है? कांग्रेस के साथ आप जा रहे हैं, लेकिन कितनी सीटें? आदाब जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आप आवाज आ रही है जी। जहां तक एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन का सवाल है, ये गठबंधन हो चुका है, अलायंस हो चुका है। 125 सीटों पे हम लड़ेंगे और हमारे मित्र पक्ष लड़ेंगे। तो जहां तक कांग्रेस एनसीपी में कोई यानी असमंजस नहीं है, कोई डाउट नहीं है। कुछ सीटों की अदला बदली जो होगी वो दिल्ली स्तर पर जनाब शरद पवार साहब और सोनिया जी के बीच में वो सीटों की अदला बदली होने की गुंजाइश है। जी, लेकिन नरेंद्र साहब, आपने कहा कि 125 सीटों पर हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका अभी ऐलान नहीं किया गया है। आखिर ऐलान क्यों नहीं किया गया? माना जाए कि आखिर तक कुछ न कुछ हो सकता है, इस वजह से आपकी पार्टी यानी दोनों पार्टियों की तरफ से कोई ऐलान अभी नहीं हुआ है। आपके पास ये जो न्यूज है, ये जो खबर है, ये गलत है कि ऐलान नहीं हुआ है। ऐलान एनसीपी की ओर से भी ऑफिशियली हो चुका है और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ऑफिशियली हो चुका है कि दोनों ही पार्टियां 125 सीटों पर दोनों और उनके जो मित्र पक्ष है वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यानी कोई असमंजस की स्थिति नहीं है आप दोनों पार्टियों के बीच? एब्सोल्युटली नहीं। हमारे जो प्रोग्राम है, यहां तक कि अभी जिक्र किया गया कि हमारा मैनिफेस्टो भी जॉइंट मैनिफेस्टो आ रहा है। हमारे जितने मित्र पक्ष हैं, सेकुलर मिजाज के जो लोग हैं, सेकुलर विचारधारा के जो लोग हैं, ये सब मिलकर एक साझा मैनिफेस्टो लेकर आवाम के सामने हम आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। जी, नरेंद्र वर्मा साहब, कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद एनसीपी का मैनिफेस्टो जारी होने वाला है। फिर उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा गया कि हमारा मुश्तरका साझा मैनिफेस्टो जारी होगा। मैनिफेस्टो का आप भी जिक्र कर रहे थे। कब तक ये मैनिफेस्टो जारी हो सकता है दोनों पार्टियों का, और इस मैनिफेस्टो में एनसीपी और कांग्रेस किन चीजों पर जोर देने वाली है? देखिए, जब गठबंधन होता है, अलायंस की राजनीति होती है, तो उसमें तमाम पार्टियां जो इन्वॉल्व रहती हैं, उन लोगों के विचार, उनके प्रोग्राम को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए एक सूत्र में बांधा जाता है। उसमें थोड़ा समय लगता है। फिलहाल कुछ चीजें जो है, जो मित्र पक्ष है, अपने अपने जो प्रोग्राम है, हालांकि कॉमन प्रोग्राम, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो रहेगा, वो ज्यादा जोर तवज्जो हम जो देंगे वो विकास पे देंगे। कि आज महाराष्ट्र का जो किसान है, जो पिछले 5 सालों में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 18,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो उनके प्रश्न लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ये देश और महाराष्ट्र देख रहा है, गुजर रहा है। तो नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, उस पे हम गौर करेंगे। ये तमाम चीजें जिसपे आप बीजेपी को घेरने की कोशिश भी करने वाले और सवाल उठाने वाले अपने मैनिफेस्टो में। आप हमारे साथ नरेंद्र वर्मा साहब बने रहे। इस वक्त निरंजन शेट्टी साहब, जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन शेट्टी साहब, आपका और शिवसेना का फॉर्मूला क्या होगा? सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। अभी तक बीजेपी की तरफ से कुछ साफ नहीं किया गया। शिवसेना तो कह रही है हम 50-50 चाहते हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। मुझे लगता है जहां तक आप बात कर रहे हैं शिवसेना की, अभी तक किसी भी, शायद फिर उनके संजय राउत जी होंगे या स्वयं उद्धव जी होंगे, इस प्रकार की बातें उन्होंने की नहीं।
2 दिन बिल्कुल पहले की है जब सर। आप तक लगता है कि उनका रिएक्शन पहुंचा नहीं, या फिर आप टीवी नहीं देखते? मुझे लगता है कि इसीलिए मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 2 दिन पूर्व जब उद्धव ठाकरे जी ने सभी प्रेस को संबोधित किया था, उस वक्त आपने जैसे ही मीडिया कर्मी ने उनको कुछ सवाल पूछे थे, मुझे लगता है उसका जवाब उस वक्त उद्धव ठाकरे जी ने दिया था, जो स्वयं स्पष्ट था। बातें रहती है जहां तक एक सीट की बंटवारे की, आपने स्वयं नरेंद्र वर्मा जी से सुना कि किस प्रकार का एक चर्चा होती है और उसके बाद किस प्रकार का निर्णय होता है। ये निर्णय हम सामूहिक रूप में तभी ऐलान करते हैं जब हमारे बीच में समझौता होता है, उसके पहले कोई निर्णय हम दे नहीं सकते। निरंजन साहब, क्या कोई समझौते में दिक्कतें भी आ रही हैं? मुझे लगता है यदि दिक्कतें होंगी तो हम आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। लेकिन कम टाइम रह गया, एक महीने से भी कम वक्त बचा है। निरंजन साहब, आप किन वादों के साथ अवाम के दरमियान जाने वाले हैं, ये तो आपको जनता को बताना होगा। आप दोनों पार्टियां भी सीटों के बंटवारे में ही फंसी हुई हैं। मुझे लगता है कि आवाम को पूरी तरह पता है कि हम किस प्रकार से उनके सामने जाएंगे, और निश्चित ही आप निश्चिंत रहिए कि आवाम जब भी हम दोनों को साथ में देखेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। क्या लगता है कि कितने सीटों पर आप दोनों के बीच समझौता हो सकता है? क्या बीजेपी शिवसेना की तरफ से जो ऑफर दिया जा रहा है, शिवसेना जो कह रही है, उसको बीजेपी मानेगी? मुझे लगता है कि जो बातें हम 4 दीवारों के बीच में करना चाहेंगे, वो आज आपके सामने शायद नहीं कर पाएंगे। कुछ समय इंतजार कीजिए। मुझे लगता है 24 घंटे की मोहलत आप दे ही सकते हैं किसी भी पार्टियों को चर्चा करने के लिए, समय को समझने के लिए। यानी आपकी बातों से ऐसा साफ हो रहा है कि 24 घंटे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीजेपी के हाथ में कितनी सीटें रहेंगी और शिवसेना के हाथ में कितनी सीटें रहेंगी। मैं आश्वस्त कर सकता हूं इस बारे में आपको। क्या कहीं कोई दिक्कत आ रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि पुणे और नासिक की सीटों पर जो है पेच फंस रहा है। तो ये सवाल मैं आपसे ही कर लूं कि बीजेपी एक तरह से चाहती है कि नासिक और पुणे की तमाम सीटें बीजेपी के हाथ में रहे, लेकिन शिवसेना चाहती है कि उसके भी उम्मीदवार वहां से 1-2 कम से कम उतरे। क्या इस बात को लेकर आप दोनों पार्टियों के दरमियान कोई मतभेद है? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात मतभेदों की नहीं है, एक अपने अपने विचारों की है। वो अपना विचार रखेंगे और हम अपना विचार रखेंगे, और जो विचार उनको आपस में हम बैठ कर के जो समझौता होगा, उस विचार में जो एकरूपता होगी, उस निर्णय करने के लिए हम दोनों जन आपके सामने समक्ष आ जाएंगे। जब पूरी तरह से हमारी सहमति हो जाएगी तब हम इस बात की जानकारी, यानी 24 घंटे के बाद ये पार्टी बीजेपी पूरी तरीके से साफ कर देगी कि हम कितने सीटों के साथ इलेक्ट होने जा रहे हैं। निश्चित ही मुझे लगता है, बात मैंने 24 घंटे की कही है तो शायद थोड़ा विलंब भी हो सकता है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं 24 घंटे के पश्चात मुझे लगता है यदि आप मुझसे फिर से वार्तालाप करेंगे तो शायद मैं सही स्पष्ट रीति से मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। यानी ये माना जाए कि महायुति होके रहेगी, मतलब कोई खटास नहीं दोनों पार्टियों में? मुझे लगता है कि आश्वस्त रहे, और हम जनता के बीच में आज 5 साल एक साथ रहे हैं, और निश्चित ही आगे भी चुनाव में हम एक साथ ही जाएंगे। जी, अगर जो बीजेपी कोई फॉर्मूला तय कर रही है, वो फॉर्मूला भी सोर्सेस सूत्रों के मुताबिक हम तक पहुंच रहे हैं, अगर वो फॉर्मूला बीजेपी का शिवसेना नहीं मानती है, तो क्या मजीद सीटें बीजेपी को देने के लिए शिवसेना को देने के लिए बीजेपी तैयार होगी? ये देखिए, आपसी समझौते के ऊपर निर्णय होगा, और मैंने आपको पहले ही कहा कि जहां तक बात होगी हम निश्चित ही इस प्रकार का जो भी निर्णय होगा वो आपको हम बता देंगे। ठीक है, निरंजन साहब हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ वंचित आघाड़ी की लीडर भी जुड़ी हुई हैं, रेखा ठाकुर साहिबा फोन लाइन पर एक स्पोक्स पर्सन है। आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और शुक्रिया वक्त देने के लिए। रेखा ठाकुर साहिबा, आपसे सवाल ये कि आप एमआईएम के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई गुंजाइश है कि एमआईएम के साथ आप इलेक्ट हो सकते हैं, या फिर एनसीपी और कांग्रेस को लेकर जो आपकी पार्टी के ताल्लुक से जो खबरें आ रही हैं, क्या समझा जाए? फिलहाल अभी तो किसी के साथ, इन तीनों में से किसी के साथ हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन एमआईएम के साथ और आगे बातचीत हो सकती है। कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ तो हमने बात ही नहीं की है जी। कांग्रेस के साथ तो बंद हो गई है, और एमआईएम के साथ अभी भी दरवाजे खुले हैं जी।
लेकिन रेखा ठाकुर साहिबा, ये समझ में नहीं आता, जब आप लोगों को लड़ना है तो पार्टियों के साथ आप लोग आखिर किस चीज पर असहमत हो जाते हैं कि अलायंस नहीं कर पाते हैं? जैसे एमआईएम में हमने देखा कि एमआईएम के साथ आप अलायंस करते हुए औरंगाबाद की सीट पर आपने जीत दर्ज की। अब एमआईएम के साथ कहां पर दांव पेच फंस रहा है जिसकी वजह से ये अलायंस नहीं हो पा रहा है? देखिए, बात उन्होंने बंद की है। जब हमने कुछ ऑफर किया था, हमारे जो अंदाज है, जो हमने देखा है, अनुभव है, उसके ऊपर हमने जो सीटें उनको देने चाहे वो उसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उनकी तरफ से बातचीत बंद हो गई जी। दूसरी बात, कांग्रेस तो हमारे साथ करना ही नहीं चाहती है, ये हमने अनुभव किया है उनके साथ। लेकिन आप करना चाहते हैं? करना चाहते थे, अभी नहीं। फिर ये भी खबरें आ रही थी रेखा ठाकुर साहिबा, ये भी खबरें आ रही थी कि आप कांग्रेस के साथ इसलिए नहीं जाना चाहते कि एनसीपी है। वो तो हमारी पहली शर्त थी ना कि एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे। वो शर्त उनको भी मंजूर नहीं थी, और ऐसे भी मुझसे हमको तो समझा है कि वो किसी के साथ नहीं जाना चाहते। जी। आखिर आप लोगों को इलेक्शन लड़ना होता है, अवाम की खिदमत करना होता है, क्या चीजें ऐसी होती हैं जो पार्टियां एक साथ मुत्तहिद नहीं हो पाती, और जिस तरीके से आप वादे तो करते हैं लेकिन इत्तेहाद नहीं हो पाता, समझ नहीं आया? कांग्रेस के और उनके तो अड़चन आपको समझ रही होगी कि वो उनके लोग बीजेपी में जा रहे हैं और उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। ये जो केसेस चल रहे हैं उनके हिसाब से ऊपर जो पार्टी सत्ताधारी है उनका बहुत प्रेशर है किसी के साथ न जाने के लिए, तो वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन वंचित अघाड़ी पर कोई प्रेशर नहीं है, वो एमआईएम के साथ तो जा सकती है ना? जा सकती है, लेकिन हम भी एमआईएम को हमने तो बंद नहीं किया है, उन्होंने ही किया है। दोनों पार्टियां जब लोकसभा इलेक्शन एक साथ लड़ सकती हैं, दोनों पार्टियां एक साथ रह सकती हैं, तो इतना मतभेद और मनभेद कैसे हो गया कि आप बात करने का ऑफर नहीं रख सकते? रेखा ठाकुर साहिबा, अरे उनके साथ बात हो रही थी और हम लोग भी बात कर रहे थे, लेकिन बीच में उनका लेटर आया कि नहीं, हमको उन्होंने जो ऑफर दिया है वो मंजूर नहीं है, हम तोड़ देते हैं। ये उनका लेटर है, हमारा नहीं है। फिर बीच का रास्ता भी इख्तियार किया जाता है। रेखा ठाकुर साहिब, आपने कहा कि ठीक है लेटर दिया, उसमें तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने किया, बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश की जाती है, क्या वो बीच का रास्ता निकालने की आपने कोशिश की? किया था। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एक कमेटी उनके पास समझौते के लिए भेजी थी, लेकिन उन्होंने उनके साथ बात करने का छोड़ दिया, मना किया कि अभी नहीं आगे बात हो सकती। जी, यानी कोई गुंजाइश है अभी, माना जाए ये गुंजाइश बचती है कि एमआईएम के साथ आप गुंजाइश हो सकता है, या इसका मतलब ये है कि हम ये समझे कि अंदर खाने बातचीत चल रही है? अभी बातचीत तो फिलहाल नहीं चल रही है, लेकिन हम कार्यकर्ताओं की भावना होती है, उनके कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता, और अगर कोई आता है तो हमने अभी बंद नहीं किया है, लेकिन बात उन्होंने बंद की है तो आगे उनको ही आना होगा और कहना होगा कि भाई हम करना चाहते हैं, बैठे, क्योंकि बैठने का तो मना उन्होंने किया था। ठीक है, और आने वाले जी रेखा ठाकुर साहब हमारे साथ बनी रहे आप। एनसीपी लीडर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र वर्मा साहब, उनके पास लौटने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र वर्मा साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी, तो आपसे सवाल ये, क्या एनसीपी पर कुछ खासा प्रेशर है? क्योंकि हमने देखा कांग्रेस और एनसीपी से कई लीडर जो है निकल कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसे में ये प्रेशर के तौर पर, ये चैलेंज के तौर पर इसे ले रहे हैं आप इस असेंबली इलेक्शन के लिए? देखिए, सियासत में जब चुनाव आते हैं, फिर वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव हो, लोगों का एक पार्टी से दूसरी पार्टी की ओर आना जाना ये आम बात है, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा हुआ है क्योंकि बीजेपी ने अपने सत्ता का, जो उनके पास इस वक्त सरकार है, उनके पास ताकत है, उनके पास पैसे हैं, उन्होंने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाकर ऐसे सब तरीके हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल करके इस चीजों में इस बार आप बढ़ोतरी देख रहे हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी जो नेता गए हैं वो नेता गए हैं, कार्यकर्ता आज भी एनसीपी के साथ मैदान में जुड़े हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते जनाब शरद पवार का जो दौरा मराठवाड़ा का हुआ जी, चुनाव के प्रचार के
जानिब से, और उसके बाद पार्ट ऑफ पश्चिम महाराष्ट्र में जब वो गए तो जो लोगों का प्रतिसाद और रिस्पॉन्स मिला जी, उससे ये सत्ताधारी बौखला गए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस शख्स ने, जिस इंसान ने अपने जीवन के 52 वर्ष इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आवाम की खिदमत की है, महाराष्ट्र की खिदमत की है, इस देश की खिदमत की है, आने वाले चुनाव में विधानसभा के 21 अक्टूबर को लोग उसका जवाब बैलेट पेपर के जरिए और एक अच्छा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन देकर फिर से एनसीपी आप देखोगी कि एक उभर कर ये पार्टी आएगी। जी, नरेंद्र वर्मा साहब, आपने कहा कि आम बात है एक लीडर का दूसरी पार्टी में जाना, लेकिन आम इसलिए नहीं हम मानेंगे क्योंकि अगर एमएलए दूसरी पार्टी में जाता है तो ऐसे में उस तरह का लीडर आप कैसे ला पाएंगे? मान लीजिए एमपी का जहां से विधायक था वो विधायक दूसरी पार्टी में चला गया, बीजेपी का दामन उसने थाम लिया, तो आपको नहीं लगता कि ये एनसीपी के लिए बड़ा चैलेंज है उस सीट को दोबारा अपने कब्जे में लेने का? देखिए, एनसीपी ये जो पार्टी 1999 में जब जन्मी थी, 1999 में कांग्रेस से अलग होकर, उस वक्त कोई बड़े नेता जनाब शरद पवार के साथ जुड़े नहीं थे, एनसीपी के साथ जुड़े नहीं थे। तो शरद पवार का जो जनाधार है महाराष्ट्र में, वो बहुत नीचे तक गया हुआ है। उनकी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात होती है, उनकी जब किसानों को न्याय देने की बात होती है, उनकी जब युवाओं को ताकत देने की बात होती है, उसमें उनकी जो पकड़ है महाराष्ट्र की राजनीति में, उन्होंने कैडर, एनसीपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है जी। तो नेता अगर चले जाते हैं तो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप वो हमेशा तैयार रहती है। और इसका नतीजा आप 24 अक्टूबर को जब आएगा तो आप देखोगे कि हमारे 41 विधायक थे 2000 इस असेंबली में, हम ज्यादा ताकत से ज्यादा विधायक चुनकर हम विधानसभा में पहुंचे। ठीक है, तो ये बात रही एनसीपी की। अगर बात बीजेपी की करें, निरंजन शेट्टी साहब भी मौजूद हैं। निरंजन शेट्टी साहब, आपने नरेंद्र वर्मा साहब को सुना, उन्होंने इत्मीनान का इजहार, वो मुतमईन है कि ज्यादा सीटें उन्हें मिलेंगी। ऐसे में अगर बीजेपी से सवाल किया जाए, क्योंकि बीजेपी ने तो अभी ये साफ ही नहीं किया है कि वो कितने सीटों पर इलेक्ट हो रही है, लेकिन जितनी सीटों पर आप इलेक्ट होंगे, क्या लगता है कि पहले से मुकाबले ज्यादा सीटें आप मिल सकती है? क्योंकि आपके सामने चैलेंजेस भी हैं, मराठवाड़ा में किसानों का मसला हो, आत्महत्याओं का मसला हो, इसको लेकर रोष है लोगों में। निश्चित ही मैं सिर्फ इस बात को जोड़ना चाहूंगा जो हमारे दोस्त नरेंद्र भाई ने बात कही। उन्होंने शुरुआत में कहते समय हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस के बारे में एक बात कही। उन्होंने कहा कि लोग बेरोजगार हैं, उन्होंने कहा दूसरी ओर कि आज किसान मर रहा है, और किस प्रकार से वो अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। उन्होंने जब शरद पवार के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा नेतृत्व है जिन्होंने अपने 52 साल का समय पूरा जनता के लोगों के लिए दिया, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस किसान की प्रगति के लिए दिया। अब मेरा सवाल दूसरा है कि यदि ये सब उन्होंने किया था तो क्या पिछले 5 सालों में वो सब इस प्रकार के उन्होंने जिनको रोजगार दिया, जिन किसानों को उन्होंने ऊपर लेके आया, वो सभी लोग इसी वक्त 5 साल के भीतर उसके कारण वो आज मोहताज हुए और आज इस प्रकार था। मैं ये कहना चाहता हूँ वर्मा जी से कि जिस प्रकार की पॉलिसी पैरालिसिस आपने पिछले 70 सालों से शरद पवार होंगे वहां पर जब केंद्रीय कृषि मंत्री के नाते उन्होंने काम नहीं किया, उस कारण से पॉलिसी पैरालिसिस हुई, और इसको सुधारने का काम श्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। आज गांव में हैंड पंप तक नहीं मिलता था, ना तो वेल मिलता था, कुएं नहीं मिलते थे, और वो सब आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने वैगन के माध्यम से मराठवाड़ा में पानी पहुंचाने का प्रयास किया, किस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में वाटर टेबल नहीं था। उस पूरी चर्चा। नरेंद्र वर्मा साहब क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका रिएक्शन? मेरे मित्र पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि जब जनाब शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे इस देश के, ये पहले कृषि मंत्री थे आजाद हिंदुस्तान में जिन्होंने पूरे देश के किसानों का 68,000 करोड़ का कर्ज मुआफ किया, और यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस ने जो 38,000 करोड़ का कर्ज माफी का महाराष्ट्र के किसानों के लिए किया था, ये सिर्फ पेपर कार्रवाई हुई,
जमीनी हकीकत कुछ और है और इसका जवाब विधानसभा चुनाव में इनको मिलेगा। निरंजन साहब, मैं वर्मा जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों ऐसी नौबत आई हुई कि आप 68,000 करोड़ आपको किसानों का माफ करना पड़ा, आप उन्होंने उनको स्वयं सक्षम क्यों नहीं कर पाए? मतलब क्या बीजेपी सक्षम कर पाई है? निरंजन शेट्टी साहब, आपसे मेरा सवाल, बीजेपी सक्षम कर पाई है क्या किसानों को? आए दिन किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। ठीक है, रेखा ठाकुर साहिबा के पास चलेंगे। मैं जवाब देना चाहूंगा मोहतरमा, मैं जवाब देना चाहूंगा जी। मैं मेरे पैनलिस्ट मित्र से ये कहना चाहता हूं, हमने तो 68,000 करोड़ जनाब शरद पवार साहब ने कृषि मंत्री के रूप में मुआफ किया जी, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में आज जो 18,000 के पैसे हैं वो आपके पैसे वक्त की कमी है। रेखा ठाकुर साहिबा के पास चलेंगे। रेखा ठाकुर साहिबा, एमआईएम को लेकर आपने कहा कि अभी भी गुंजाइश है, ऐसे में अगर सीटों को लेकर बात की जाए, अगर आने वाले दिनों में इत्तेहाद हो जाता है तो कितनी सीटें वंचित अघाड़ी चाह रही है और कितनी देना आप एमआईएम को चाह रहे हैं? हमने उनको 8 सीटें दी हैं। 8 सीटें ऑफर की है जी। हाँ, और जिस पर वो नहीं है, तैयार नहीं है आपके साथ इंतखाब नहीं है तैयार, नहीं। ठीक है, यानी फिर गुंजाइश नहीं रह जाती। इससे क्या आप आगे पीछे नहीं हो सकते? ज्यादा सीटें उन्हें नहीं दे सकते? अभी ज्यादा से ज्यादा 8 दे सकते हैं, यही तो हमने तो कैसे है जो देखिए राजनीति में अपनी ताकत की बात हो सकती है ना। तो सभी पार्टियां अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहती हैं, इसके लिए उन्हें सीटें चाहिए। ऐसे में सीटों पर ही पेच फंस रहा है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रेखा ठाकुर साहिबा, आपका भी शुक्रिया। निरंजन साहब, आपका भी शुक्रिया। और साथ ही साथ नरेंद्र वर्मा साहब, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित रॉय, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे महाराष्ट्र पर करीबी निगाह रखने के लिए और इस हवाले से मजीद बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।